हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है दर्द। जब से आंटी के घर से वापस आई थी, किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। दिल उदास हो गया था। हमेशा खिली खिली सी मुस्कुराती हुई आंटी की आंखों में छिपे दर्द और उदासी की हकीकत जानने के बाद मेरा दिल मानो फूट फूट कर रोने को कर रहा था। हम लोग इस कॉलोनी में नए नए आए थे। आंटी हमारे पड़ोस वाले घर में ही थी, सो उनसे बातचीत का सिलसिला पहले दिन से ही शुरू हो गया था। धीरे धीरे हम एक दूसरे के बारे में जानने लगे थे। आंटी कश्मीरी पंडित थी और अंकल की तस्वीर देखकर अंदाज़ा लग चुका था कि वे अब इस दुनिया में नहीं थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, जैसे प्रश्न कर उनके घाव कुरेदना मैंने अब उचित नहीं समझा। आंटी की एक बेटी और एक बेटा था, जिनकी शादी वे कर चुकी थी। बेटी दूसरे शहर में रहती थी और बेटा बहू दोनों नौकरी पर जाते थे। सो दिन भर अकेली होती थी और पतिदेव को ऑफिस और बच्चों को स्कूल भेजकर घर के काम निपटाकर मैं भी फ्री होकर बालकनी में आंटी से गप्पे लगाने बैठ जाती। आंटी भले ही मुझसे उम्र में बड़ी थी, पर हम दोनों मित्र जैसी हो गई। अपनी हर बात एक दूसरे से कर लेते। मैं अक्सर महसूस करती थी कि आंटी बातें करते करते अक्सर उदास हो जाती थी। किसी प्रौढ़ जोड़े को देखकर उनकी आंखों में आंसू छलछला उठते थे। मेरे मन में बहुत से प्रश्न ऐसे थे जो मैं उनसे पूछना चाहती थी, जैसे अंकल को क्या हुआ था, या उन्होंने कश्मीर कब और क्यों छोड़ा, पर मैं चाहकर भी कुछ पूछ नहीं पाती थी। मैं ऐसा भी कोई प्रश्न करने से डरती थी जो उनके दिल को दुखाए, क्योंकि मैं इतना तो जान ही चुकी थी कि अंकल को जाने को वो आज भी नहीं भुला पाई थी। ऐसे ही एक दिन आंटी मेरे घर आई। मैं टीवी पर कोई कार्यक्रम देख रही थी जिसमें कश्मीर की वादियाँ और वहाँ की खूबसूरती दिखाई जा रही थी। आंटी भी गुमसुम हो देखने लगी। मैंने अचानक चहकर पूछ लिया, आंटी आपका घर भी तो कश्मीर में ही था, बहुत याद आता होगा ना। पूछते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। मुझे नहीं पूछना चाहिए था, पर अब क्या किया जा सकता है। मैंने सॉरी भी कहा, पर आंटी तो मानो इस दुनिया से कहीं दूर जा चुकी थी, अपनी अतीत की दुनिया में। धीरे से बोली, स्वर्ग में था और मेरा घर भी स्वर्ग ही था, पर सब खत्म हो गया जब कश्मीर ने ही सब कुछ छीन लिया, हमारा सब कुछ। हम लोग का बसा बसाया घर एक रात में उजाड़ दिया गया। हम अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। महलों जैसे घर में रहने वाले टेंटों में बस गए या एक एक कमरे में सिमट कर रह गए। आंटी कौन कौन थे आपके परिवार में? बहुत प्यारा परिवार था। मेरे सास ससुर, दो देवर, एक ननद और घर के बड़े बेटे की जिम्मेदारी निभाते पति और हमारे दो बच्चे। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। वैसे भी हम कश्मीरियों में दहेज और सास बहू वाले झगड़े नहीं होते। मेरा मायका भी पास ही था, सो माँ बाप और भाई बहनों से भी जब मर्जी मिल लेती थी। देवर ननद पढ़ रहे थे और हम दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे। ससुर जी की घर के बाहर ही दुकान थी। मैं जल्दी उठकर सुबह के सारे काम निपटा कर खाना बना कर ऑफिस जाती। घर के बाकी सब काम सासू माँ और ननद संभालती। दोनों बच्चों को भी वही देखती। शाम को आकर कपड़े बदलकर मैं दोबारा रसोई में जुट जाती, पर उस प्यार भरे माहौल में थकान छूती भी ना थी। पति का स्वभाव तो सबसे अच्छा था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अचानक कश्मीर के हालात खराब होने लगे। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए कहा जाने लगा। 1990 में स्थितियां बद से बदतर होने लगी। हमारी सरकारों के पास कोई विकल्प नहीं बचा, या वो कुछ करना ही नहीं चाहते थे। पता नहीं, आतंकवादी रोज लोगों को मार रहे थे, बहू बेटियों को इज्जत लूट रहे थे। हमें रातों रात कश्मीर छोड़कर भागने का हुक्म मिला। मेरी सास अपना घर छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया, जान बचाना जरूरी था। बस यह हम लोग जो ज़रूरी सामान और पैसे वगैरह थे वही ले पाएँ। ज़्यादा वजन कैसे उठाते, और इतने सालों की बसी बसाई गृहस्थी क्या एक बैग या अटैची में समेटी जा सकती थी? कहकर आंटी रोने लगी। उनकी बात सुनकर मेरी मानो रूह कांपने लगी थी। मैं आंटी को पानी दिया, उन्हें चुप कराया और कहा, रहने दीजिए आंटी, और नहीं सुनना प्लीज़। पर आंटी बोलने लगी, सुनो ना, मेरे सीने में वर्षों से दबा है सब, शायद कुछ बोझ ही कम हो जाए तुमसे कहकर।
मैं चुप बैठकर सुनने लगी। आंटी फिर बोलने लगी, उस रात हमें निकाल कर जम्मू पहुंचाया गया। वहां बहुत बुरे हालात थे। टेंट लगे हुए थे जिनमें कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके रिश्तेदार अन्य शहरों में थे, क्योंकि कश्मीरी तो उस स्वर्ग में रहते थे और वहीं वो आपस में रिश्ते करते थे। जिन लोगों के रिश्तेदार बाहर थे वे उनके पास चले गए। जो समझ थे उन्होंने किराए के घर खोजने शुरू किए। हमें भी बड़ी मुश्किल से कमरे किराए के मिले, जिसके एक कमरे में मेरे ससुराल के 9 लोग रहे और दूसरे में माँ बाप और बहन भाई। हम लोगों को उम्मीद थी कि सरकार कुछ करेगी। कश्मीर तो हमारे देश में ही है, हो सकता है हालात सुधरने पर हम अपने घर वापस जा सके। खैर हम जम्मू में ही अपनी थोड़ी बहुत ज़रूरत का सामान लेकर रहने लगे। हमारे दफ्तर बंद थे, पैसे भी खत्म होने को थे। कोई हमें कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही थी। अपने देश में ही शरणार्थी बन गए थे। एक दिन मेरे पति ने अपने माता पिता को बोला, सोच रहा हूँ एक बार घर देख आऊँ। अब तो वहाँ सेना भी आ गई है। सबने लाख समझाया पर उन्होंने एक ना सुनी और कश्मीर चले गए। वहाँ से 2 दिन में ही लौट आए, पर जिस हालात में लौटे वो बयां नहीं हो सकती। उनकी उम्मीद टूटी थी। 2 दिन तक वो बोलने की हिम्मत में नहीं थे। कुछ खा पी नहीं रहे थे, जैसे गहरा सदमा लगा हो। आंखें फटी सी रहती। बस हम लूट गए, बर्बाद हो गए, इतना ही कहते। फिर एक दिन टूटे फूटे वाक्यों में बताया कि घर पर आतंकवादियों का कब्जा हो चुका है। जो लोग अपने घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुए उनको जिंदा जला दिया गया। उनकी बहू बेटियों को उनके सामने बेइज्जत किया जा रहा था। कहीं वे मार रहे हैं तो कहीं अपनी इज्जत बचाने को औरतें आत्महत्या कर रही है। उन सब हालातों को देखकर सदमे में थे और कुछ ही दिनों में ऐसे ही रोते कलपते हम सबको छोड़कर चले गए। 6 महीनों के अंदर ये दूसरा आघात था जो हम सबको तोड़ गया। हम पूरी तरह लुटे पिटे थे। अब सबकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। बच्चे भी छोटे थे। सास अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, तो मेरी माँ अपने बोलने और सुनने की शक्ति इस सदमे में सबको तोड़ डाला। मेरा दुख सुनने और समझने वाला भी नहीं बचा। सरकारी नौकरी थी, सो पोस्टिंग दूसरे शहर में मिल गई और हम सब सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। पति के दफ्तर से भी रुपये मिले, जिनसे ननद की शादी की और धीरे धीरे गृहस्थी की गाड़ी खींचने लगी। कुछ समय बाद मंझले देवर की भी नौकरी लग गई और वह अपना घर बसाकर रहने लगा। छोटे देवर और माँ को साथ ले गया। साथ में रह गए ससुर और बच्चे। ससुर जिन्हें साफ इनकार कर दिया था मुझे यूं अकेले छोड़कर जाने के लिए। दोनों बच्चे स्कूल जाते। मुझे तसल्ली थी कि कम से कम मेरी बढ़ती बच्ची की देखभाल के लिए उसके दादाजी तो हैं, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बच्चों और ससुर जी के साथ मंदिर जा रही थी होली पूजन के लिए। अचानक सड़क पर ही ससुर जी को अटैक आया और ख़त्म हो गए। मैं तो समझ भी नहीं पाई। फौरन लोगों की मदद से अस्पताल लेकर भागी, पर सब खत्म। आंटी फिर रोने लगी थी। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी आंखें भी बरसने लगी थी। पर मानो आंटी अपना हर दर्द आज मुझसे साझा करना चाहती थी। फिर से बताने लगी, मैं एक बार फिर बेसहारा थी। कोई नहीं था मेरे पास, मेरे बच्चों के पास। रिश्तेदार सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। सभी तो बेघर हुए थे। मुझे दोनों बच्चों के भविष्य की चिंता खा रही थी। नौकरी करना भी मेरी मजबूरी और बच्चों को अकेले छोड़ना भी। मैं काम दफ्तर में करती पर दिल घर में ही रहता। पर इन सब परिस्थितियों का ये असर हुआ कि मेरी 13 साल की बेटी अचानक बहुत बड़ी और समझदार हो गई थी। वह मुझे, घर को और भाई को, सबको संभालने लगी। भगवान ने हमेशा मेरा इतना साथ जरूर दिया कि मुझे पड़ोसी हमेशा अच्छे दिए, जो हमारा साथ देते, बच्चों का ख्याल रखते। बस इसलिए मेरे दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ लिख गए और अच्छी नौकरी पर लग गए, वरना सारा दिन अकेले रहने वाले बच्चे जाने किस दिशा में भटक जाते। हाँ आंटी, भगवान पहले ही बहुत दुख दे चुके थे, कुछ तो अच्छा करते आपके लिए। मैंने उदास होकर कहा। फिर मैंने पूछा, आंटी आपकी उम्र अभी रिटायरमेंट की तो नहीं लगती, फिर नौकरी छोड़ दी क्या? नहीं रे, ये तेरा भाई है ना, इसकी नौकरी लगते ही जिद पर
अड़ गया। कहने लगा, अब आपको क्या ज़रूरत है नौकरी करने की, अब आराम करो। बस बहन की भी शादी हो गई, सो इसके साथ यहाँ दिल्ली ही आ गई और घर खरीद लिया। अब तो बस ये लोग खुश रहे। अब सब कुछ बन गया है, पर एक टिस सी उठती है मन में। मैं और तुम्हारे अंकल हमेशा सपना देखते थे बच्चों के बड़े होने का, पोते पोती संग खेलने का, एक दूसरे के साथ रिटायरमेंट एंजॉय करने का। पर मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। थक गई हूँ इतने साल से ये मशीन सा जीवन जीकर। आज मेरा अकेलापन बांटने को मेरा जीवन साथी नहीं है। इस गंदी राजनीति और गलत नीतियों ने हमारे जैसे कितने परिवारों की खुशियाँ छीन ली है। मेरा बेटा आज भी भगवान तक को नहीं मानता। सरकार ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया, ना कोई मुआवजा, ना ही ज़मीन। कुछ नहीं मिला तो सिर्फ तमगा कश्मीर विस्थापित का। आंटी फूट फूट कर रोने लगी थी और मेरे आंसू भी अविरल बहने लगे। कितना दर्द, कितनी तकलीफ सही उन्होंने, लेकिन ये सिर्फ उनका दर्द नहीं, हर उस परिवार का दर्द था जिसे अपना बसा बसाया घर छोड़ना पड़ा, अपने ही देश में पराये सा व्यवहार सहना पड़ा। पर इस देश की गंदी राजनीति की वजह से ना तो कश्मीर के हालात सुधरे, ना ही कभी सुधरने की उम्मीद है।